नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। हम अपनी इस नई श्रृंखला में आपके लिए लेके आए हैं सुपर टैट स्पेशल। किसके लिए? सुपर टैट स्पेशल। ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम आपके लिए काफ़ी सारा एमसीक्यूज़ लेके आएंगे और जो स्टार्टिंग करेंगे एमसीक्यू की, वो उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शिक्षण कौशल से, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है शायद ये मिलता नहीं है। शिक्षण कौशल है, बाल मनोविज्ञान है, सूचना तकनीक, जीवन कौशल प्रबंधन एवं आवृत्ति। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को इसका एमसीक्यू मिलना या इसके सॉल्यूशंस मिलना। हम एमसीक्यूज़ और इसके ऊपर कुछ अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध करवाएंगे अपने इस चैनल पर। तो अभी शुरुआत करते हैं शिक्षण कौशल पर कुछ एमसीक्यूज़ के साथ। तो पहला एमसीक्यू हमारा कि माध्यमिक स्तर। देखिए, एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है। माध्यमिक स्तर पूछा गया है और विज्ञान शिक्षण, ये दो चीज़ें आपने पकड़ ली तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर क्या पूछा? विधि। अब इसको लिंक करिए आपस में। पूछा गया आपसे कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि क्या है। ठीक है, ये सारे शब्द आपस में लिंक्ड है। अगर आपने इसमें एक मिस कर दिया तो शायद से उत्तर ना निकाल पाए। तो हमें क्या देखना है? माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि है क्या है? ए, निर्देशन विधि, बी, अन्वेषणात्मक विधि, सी, समस्या, और डी, उपयुक्त विधि। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है कि आंसर क्या है हमारा। तो इसका सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। जैसा एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो आप देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की 5 विधियां प्रभावी। कितनी? ये याद रखनी पड़ेगी, 5। यहाँ लिखा है 5। देखिए, एक एक शब्द की वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ ना। तो वो 5 विधियां कौन सी है? क्योंकि एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां हैं। आप पूछेगा कौन कौन सी विधियां हैं शिक्षण की, तो शिक्षण विधियां या उपागम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका व्याख्या निर्दर्शन या संयुक्त विधि, ये नंबर 1 पे है आपका। फिर अन्वेषणात्मक यानी कि अन्वेषण उपागम है, समस्या समाधान उपागम है, परियोजना विधि और प्रयोगशाला विधि। ये 5 विधियां या उपागम है। आगे बढ़े दूसरे एमसीक्यू की तरफ। तो हमारा जो दूसरा एमसीक्यू है वो है समाकलित उपागम या अधिगम। समाकलित अधिगम के लिए वृहद समूह से क्या आशा है? देखो, लिंक बहुत करना है आपको क्वेश्चन, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। समाकलित अधिगम और उसकी क्या हम ढूंढने हैं? वृहद समूह से आशय क्या है उसके लिए। कक्षा में उपस्थित छात्रों के एक समूह से है, आपको देखना है इसमें। कक्षा में उपस्थित छात्रों के समूह में बांटने से है, समस्त कक्षा से है। देखिए, वृहद समूह की बात करी गई है, यानी कि समस्त कक्षा। ये ब्लॉक की बात नहीं कर रहा कोई, ऐसे ऐसे सब कुछ बात कर रहा है। तो समस्त कक्षा से बात करेंगे इसमें। आप इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसमें है क्या? वृहद समूह से आशय समस्त कक्षा से है, जो कक्षा में 5 से लेकर 50 तक शिक्षार्थी हो सकते हैं। कितने? 10 से लेकर 50 तक शिक्षार्थी हो सकते हैं। और यदि ये आपको याद रखना होगा कितने हैं, 10 से 50, और की शैक्षिक उपलब्धि में पर्याप्त विविधता है तो समूह विजातीय होगा। देखिए, अगर विविधता है तो विजातीय होगा। एक जैसी चीज़ें होती है सजातीय, ठीक है, और अलग अलग चीज़ होती है विषम जातीय, विजातीय। ठीक, अब ऐसे स्थिति में क्या करना होगा हमें? तब हमें बहुस्तरीय शिक्षण करना पड़ेगा। अनेक बार हम यह मान लेते हैं कि समूह समजातीय है, तो ये हमारी क्या होती है? पूर्व कल्पना होती है। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखें तो हम अपना समाकलन के लिए उपयुक्त विधि वृहद समूह रणनीतियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है या किया गया है। देखिए, समाकलन आपको एक ही शब्द जैसे पढ़ना ना, समाकलन के लिए पहले पढ़ो कि उपयुक्त विधि वृहद समूह रणनीतियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही उत्तर 4। याद रखना आपको। अब दूसरी बात क्या है, कौन कौन सी हैं वो? तो 4 श्रेणियां हैं इसमें। पहली है प्रत्यक्ष अनुदेश, अंतःक्रियात्मक रणनीतियाँ, प्रत्यक्ष अनुदेश और अनुभाविक अधिगम युक्तियाँ। 4 हैं ये, चारों याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़े तो अब इसमें पूछा है कि प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः होता है। प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्यतः होता है ए, आगमनात्मक, बी, निगमनात्मक, सी, दृश्यात्मक, और बी, उपयुक्त सभी। इसमें सही उत्तर हमें ढूंढना है तो इसका सही उत्तर है बी, निगमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक होता है क्या? प्रत्यक्ष अनुदेश होता है। अब प्रत्यक्ष अनुदेश के बारे में थोड़ा और डिटेल देखें तो
प्रत्यक्ष अनुदेश सामान्य निगमनात्मक होता है, अर्थात पहले नियम अथवा सामान्यीकरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसे उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। प्रत्यक्ष अनुदेश में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े तो जो 5वां MCQ है हमारा, अब उसमें देखिए प्रत्यक्ष देखा, अब अप्रत्यक्ष देखिए। अप्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षार्थियों को किस स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है? तो पहला है ए सामान्य स्तर की, बी मध्यम स्तर की, सी उच्च स्तर की, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होता है? उत्तर सी उच्च स्तर की। यानी कि प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षार्थियों को किस स्तर की भागीदारी की बात करता है, अपेक्षा करता है? तो उच्च स्तर की। अगर इससे एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो प्रत्यक्ष अनुदेश में परीक्षण, अन्वेषण, आधार सामग्री से व्युत्कर्षण या प्रकटनात्मक निर्माण की दृष्टि से शिक्षार्थियों से उच्च स्तर की भागीदारी की अपेक्षा की जाती है। आगे देखें तो कहानी एक ऐसी विशिष्ट शैली है। क्या है? कहानी एक ऐसी विशिष्ट शैली है एवं पात्रयुक्त वृत्तांत की विशिष्ट संरचना है, जिसमें होता है, क्या होता है? ए घटनाओं का वास्तविक या काल्पनिक वर्णनात्मक विवरण होता है, पूर्णता का भाव होता है, पूर्णता काल्पनिक विवरण होता है। देखिए कहानी की बात की गई है, ये वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है और उसका वर्णन किया जाता है। ठीक, ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूर्णता का भाव होता है। जब हम कहानी सुनाते हैं तो कम से कम एक कहानी होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है, पूर्णता का भाव होता है उसमें। पूर्णता काल्पनिक विवरण होता है इसमें। ठीक है, ये भी हो सकता है इसमें। उसको जो भी वास्तविक घटना थी हम समझते हैं, उसकी कल्पना में अपने लेके आते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं कैसे हुआ होगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसका उत्तर है डी, यानी कि डी बोले तो ए और बी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि पूर्णतः काल्पनिक होता है, पर ऊपर ए जब पढ़ते हैं वास्तविक या काल्पनिक, तो यानी कि अगर वास्तविक या काल्पनिक है तो पूर्णतः काल्पनिक नहीं हो सकता, ना पूर्णतः वास्तविक हो सकता है। देखिए इसका उत्तर इसके ऑप्शन में ही दिया गया है, सी ऑटोमेटिक कट रहा है ए से। अगर आप ए लाएंगे तो सी कभी नहीं हो सकता। यहाँ वास्तविक काल्पनिक दोनों बात की गई है और यहाँ पूर्णतः काल्पनिक की बात कर दी गई है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? ए और बी परफेक्ट उत्तर है इसका। अब आगे बढ़े तो हम अधिकतर शब्दकोशों में कहानी को क्या है? किसी घटना या घटनाओं के वास्तविक या काल्पनिक वर्णनात्मक विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। कहानी एक ऐसी विशिष्ट शैली एवं पात्रता युक्त वृत्तांत की विशिष्ट संरचना है जिसे पूर्णता का भाव होता है। बहुत अच्छा है एक्सप्लेनेशन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। आगे बढ़े तो 7वां कथन क्या होता है? क्या पूछा आपसे? कथन क्या होता है? पहला है श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात प्रस्तुति, व्यक्तिगत रूप से मौखिक एवं दैहिक प्रस्तुति, वर्णनात्मक और श्रोता के बीच सीधा संबंध, वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच का सीधा संबंध होता है। इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी चीज़ों का होता है इसमें कथन के अंदर। देखिए कथन श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात व्यक्तिगत रूप से मौखिक एवं दैहिक प्रस्तुति है। कथन का या कहने में वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध होता है। ठीक है, आप पूछा क्या आपसे अच्छी कहानी की विशेषताएं क्या है? तो आप सब निकाल सकते हैं उसको उत्तर आपसे। कहानी कैसी होनी चाहिए? सुस्पष्टता परिभाषित होनी चाहिए, सुविकसित कथानक शैली होनी चाहिए, सजीव शब्द चित्र और सुखद ध्वनियाँ होनी चाहिए, श्रोता का विश्वसनीय चित्रण होना चाहिए, यानी कि सब होना चाहिए उसमें। यानी कि उत्तर हो गया इसका डी। आगे बढ़े तो देखिए अच्छी कहानी की जो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे केवल एक कथा प्रसंग हो, सुस्पष्टता परिभाषित हो, सुविकसित कथानक शैली हो, सजीव शब्द चित्र हो, सुखद ध्वनियाँ और लय हो, स्रोत का विश्वसनीय चित्रण हो, नाटकीय आकर्षण हो, प्रभाव श्रोताओं का स्तरानुकूल हो, बोध स्तर शब्दावली की दृष्टि से। मतलब क्या है इसका? श्रोताओं के स्तरानुकूल। छोटा बच्चा है, आप उसको भारी भरकम शब्दावली में कहानी सुनाएंगे तो नहीं समझ पाएगा वो। ठीक है, यानी कि जैसे श्रोता का स्तर हो हमारी कहानी उसी के अनुरूप होनी चाहिए सुनाने की शैली। ठीक, आगे बढ़े तो श्रोता के अनुभव जगत से संबंधित हो, क्योंकि देखिए आप कहानी सुना रहे किसको, श्रोता से लिंक करना बहुत जरूरी होता है, उसके अनुरूप होना चाहिए, जिसकी समझ जैसी वैसी होनी चाहिए। ठीक, अगर 9वां MCQ देखें हमरा तो 9 नंबर का, इससे पूछा गया कि जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति को किसी कक्षा में पढ़ाते हुए देखा जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? दल, टीम, शिक्षण। ठीक है, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति को किसी कक्षा में पढ़ाते देखते हैं, यानी देखिए कभी कभी ऐसा होता है 2 टीचर क्लासेस चलाई जाती हैं आजकल, आपने देखा होगा,
3 टीचर क्लास लाई जाती हैं इसमें क्या होता है, एक कक्षा चल रही है, मान लीजिए आप माध्यमिक स्तर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी स्तर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक साथ 2-2 टीचर खड़े होते हैं आपके सामने, बच्चों के सामने, तो वो दोनों मिलके पढ़ाते हैं। इसे बोलते हैं आपका दल टीम शिक्षण। क्या बोलते हैं इसको? दल टीम शिक्षण। इसका जो चलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बाहर तो पहले ही था, इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये था इसमें। अगर 10वां प्रश्न देखें तो सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो स्मृति परीक्षण, यानी कि हम जब प्रश्नोत्तरी करते हैं, MCQ सॉल्व करते हैं, MCQ, तो क्या होता है, हम ये देखते हैं, चेक करते हैं खुद को हमें कितना याद है, यानी कि स्मृति हमारी कितनी स्ट्रांग है, कितना सही चल रहा है। तो इसमें क्या देखते हैं, स्मृति परीक्षण। ये ज्ञान का परीक्षण नहीं है, आपकी विश्लेषणात्मक परख भी नहीं है, संवेदनात्मक परीक्षण नहीं है। ज्ञान का इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान मतलब आपको कितना सारा ज्ञान है किसी चीज़ के लिए, लेकिन कितना ज्ञान में स्मरण है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। स्मृति की MCQ सॉल्व करते हुए आपकी स्मरण शक्ति की परीक्षा होती है। यहाँ विश्लेषणात्मक परख भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती। विश्लेषण में जो परख करनी होती है आपको, वो डिस्क्रिप्टिव आंसर, यानी कि लिखने के जो उत्तर होते हैं उसमें हो पाती है उसकी। आपकी संवेदनाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती यहाँ पे, यहाँ आपका तर्क शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है MCQs के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आगे देखिए तो हम आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। प्रश्नोत्तरी कितने दल होने चाहिए? ठीक, प्रश्नोत्तरी के कितने दल होने चाहिए? 1 या 2, सिर्फ 2 या उससे अधिक? तो इसका सही उत्तर है 3 या उससे अधिक। ठीक है, प्रश्नोत्तरी के लिए 3 या उससे अधिक दल होने चाहिए। आप सारी कक्षा को 3 या 3 से अधिक दलों में बांट सकते हैं, या 3/4 शिक्षार्थियों को 3 दल बना सकते हैं, और विशेष शिक्षार्थी दर्शक हो सकते हैं। अब आता है आपका 12वां MCQ। समस्या समाधान को कहते हैं, पहला प्रत्यक्ष अनुदेश, B अप्रत्यक्ष अनुदेश, C सामान्य अनुदेश, D विशिष्ट अनुदेश। तो समस्या का समाधान क्या है? विशिष्ट नहीं है, सामान्य नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो क्या उत्तर है इसका? अप्रत्यक्ष अनुदेश होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष अनुदेश। तो अप्रत्यक्ष अनुदेश की बात की जाए तो इसमें क्या क्या आता है आपका? समस्या समाधान को अप्रत्यक्ष अनुदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा केंद्र बिंदु समस्या की अंतर वस्तु ना होकर समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसी का सर्वाधिक महत्व है। समस्या समाधान को अज्ञात एवं सर्वोत्तम संभावित उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। आगे देखें तो देखिए, संकल्पना अर्जन प्रदर्शन मॉडल। संकल्पना अर्जन प्रादर्श एक मॉडल है, सहायक होता है। तो किस में सहायक होता है मित्रों? ये A ज्ञान वृद्धि, B सूचना को संसाधित करने में, C विश्लेषण में, और D उपयुक्त करने में। सबसे उत्तर है क्या? सूचना को संसाधित करने में। ठीक है, अगर देखें तो इसके बारे में, तो इसका सही है संकल्पना अर्जन प्रदर्शन सूचना को संसाधित करने में सहायक होता है। आपके मन में कोई संकल्पना है तो, और लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य आपके शिक्षार्थी इस संकल्पना का अर्जन कर सकें। इस दृष्टि से आप समस्त कक्षा में समस्त सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हम जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। क्या? जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। A कक्षा शिक्षण में, B निगम विधि में, C आगमन विधि में, D सूचना संसाधित करने में। तो सही उत्तर क्या है इसका? जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है सूचना संसाधित करने में। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें। जिज्ञासा प्रशिक्षण एक अन्य प्रादर्श है जो सूचना को संसाधित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रादर्श के प्रयोग द्वारा शिक्षार्थी अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जिज्ञासा करना सीखते हैं। 15वां क्वेश्चन है ये आपका, सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? A 8 से 10, B 12 से 18, C 4 से 8, D 3 से 6। तो सही उत्तर क्या है इसका? 3 से 6। ठीक, 3 से 6। सहकारी अधिगम समूह छोटे होते हैं, याद रखना है आपको, छोटे होते हैं ये। इनकी संख्या सदस्यों की होती है 3 से 6। शिक्षार्थियों के अपेक्षणों के संदर्भ में समूहन विषम जातीय होता है। समूह सदस्य विभिन्न भूमिकाओं में सहभाजन करते हैं और समूह के अधिगम लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्योन्याश्रित होते हैं। तो मित्रों ये आज की क्लास थी, ऐसे ही हम और लेके आएंगे आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग।
समझ प्रश्नों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पहले हम सैंपल में डाल रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। तो आप लोग तैयारी करते रहिए बढ़िया से। नमस्कार, धन्यवाद।